बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सुबज़िया। शामिल करते हैं अब तक की अहम तरीन खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कलीम हुसैन है और मैं मुसन्निफ हूँ एक नई किताब। उसका नाम है पीस एंड रिकन्सिलिएशन इन इंटरनेशनल एंड इस्लामिक लॉ। इस किताब का लिखने का क्या वजूहात है कि आज जब हम देखते हैं दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में बिलखुसूस शाम, यमन और अफगानिस्तान, तो हमारे जो एनालिस्ट हैं जो तज्जिया करते हैं ऐसे इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, वो बताते हैं कि दीज आर नेवर एंडिंग वॉर्स और फॉरएवर वॉर्स, के इतने तवील अरसे तक ये जंग की हालत में है कि ऐसा मुमकिन नहीं लगता कि इनका हल हो सकता है। तो ये एक पहली वजह थी जो मैंने इस किताब का मैंने लिखा है। दूसरी बात है कि जब देखा जाता है कि ये जो ममालिक अक्सरियत वहाँ जो उनकी आबादी होती है वो मुसलमान लोग होते हैं, तो ये भी वजूहात थी देखने के लिए कि ये इसके पीछे का वजह क्या है कि हमेशा ऐसा ही होता है। और आज अभी तो जंग तो यूक्रेन में भी शुरू होगी, रूस में भी, लेकिन वहां भी हमारे मुसलमान बहन भाई भी रहते हैं, तो अब इसी और लोग भी उनको असर हो रहा है। तो ये भी एक वजूहात थी मुझे इस किताब के लिखने के लिए। तो इंटरनेशनल पीस रिकन्सिलिएशन इंटरनेशनल इस्लामिक लॉ जो पहला चैप्टर है इस किताब का, हम जो इंटरनेशनल कवानीन है पीस एंड रिकन्सिलिएशन के मुताबिक, उसको हम डील करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आर्बिट्रेशन, जो दोनों पार्टीज में इख्तलाफात होते हैं, सुलह कैसा होता है, क्या दलाइल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल इदारे हैं, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उनको उनके बारे में लोगों को आगाह करते हैं। फिर हम जो यूज ऑफ फोर्स कब इस्तेमाल हो सकती है दूसरी रियासतों के, क्या उसके कवानीन है, जो उसूल हैं जब आप इस्तेमाल करते हैं, कब ये हो सकता है, इस पर हम डील करते हैं। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, आपकी दिफा के लिए इंटरनेशनल कवानीन आर्टिकल 51, उसको भी हम टैकल करते हैं। और द रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन इंटरनेशनल लॉ, उसको भी हम डील करते हैं। और आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टीज एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, हुकूक हुकूक जो इंटरनेशनल कवानीन में है। जो दूसरा चैप्टर है, कोशिश करती है अवाम अन्नास को आगाह करने के लिए कि हमारे इस्लामिक कवानीन क्या बताते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, पीस एंड रिकन्सिलिएशन के मुताबिक। सो हमारे इस्लामिक कवानीन दहशतगर्दी के बारे में क्या बताते हैं, काउंटर टेररिज्म, ऐसे जब हालत पैदा होती है, ऐसे तंजीमों जब आपका सर उठाते हैं, उसको कैसे डील करना चाहिए, उसको भी हम डील करते हैं। हमारे सफीर, हमारे डिप्लोमैट्स, उनको क्या रोल ऑफ फंक्शन होता है, बगावत, रिबेलियन, इसको भी डील करते हैं। जब इख्तलाफात दोनों फरकैन में होता है, चाहे वो शख्सियत शख्सियतें हो और रियासत हो, उसको कैसे डील किया जाता है। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स, रियासत तो वो गैर रियासत वो कलदम जमाते, उनको कैसे डील किया जाता है, उन पर भी हम वो जो डालते हैं। और जो तीसरा चैप्टर है हमारी किताब का, फिर हम अवाम नास को ये कोशिश करते हैं बताने के लिए कि इन दोनों सिस्टम्स के, इंटरनेशनल इस्लामिक लॉ, इन पर अब आहंगी मिलाप कहाँ तक है और इख्तलाफात कहाँ तक हो सकता है। ये भी एक वामनेस जो इसको पढ़ने वाले लोग होंगे उनको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि इसमें क्या सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस क्या है। और जो फोर्थ चैप्टर है मेरी किताब का, ये प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस किताब का। इसमें फिर हम क्या कोशिश करते हैं कि ये जो कवानीन है इंटरनेशनल, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ हो, वो इस्लामिक लॉ हो, कि जब ये रियासतें बिलखसूस जो हमारी मुसलमान की इबादत ज्यादा है, चाहे अफगानिस्तान हो, अ, अगर ये जो शरीयत मुतहरा के जो उसूल हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, अगर उसको इस्तेमाल किया जाए, क्या ज्यादा चांस है, अहमियत है कि वो इख्तलाफात जल्दबाजी से वो हल हो सकते हैं। इसको हम कोशिश करते हैं डील करने के लिए कि जब ऐसी तंजीम आपके सामने हो जो इस्लामिक कवानीन को वो मानती है और दूसरे कवानीन पर वो तवज्जो ही नहीं करती, तो काश अगर इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या इसका इसका अहमियत है कि वो गुंजाइश है कि शायद वो मसला ज्यादा जल्द ब जल्द हल हो सकता है। तो ये हम कोशिश करते हैं इसको टैकल करने के। और फिर हम कश्मीर को भी देखते हैं, कश्मीर की सिचुएशन में, और पाकिस्तानी इसराइल। और इस चैप्टर में हम जो तीन ममालिक में इसको कोशिश करते हैं, मैंने बताया अफगानिस्तान,
वो पैलेस्टाइन, इसराइल और कश्मीर। तो जब आदमी देखता है इन ममालिक में इनकी तादाद सिर्फ मुसलमानों के लिए तो नहीं होती, जैसा कश्मीर में भी और मुख्तलिफ मजहब के भी लोग वहाँ मौजूद हैं, चाहे हिंदू हो, कोई सिख हो, ईसाई हो, वगैरह वगैरह। तो हम कोशिश करते हैं इस चैप्टर में एक नई कॉन्सेप्ट पेश करने के लिए। उसका जो मैंने इसको डिस्क्राइब किया है वो थियो डिप्लोमेसी, कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारे सफीर हैं, उनके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि हमारे जो मुख्तलिफ मजहब के जो रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा, कि उनको उनकी राय, उनके ओपिनियंस इस्तेमाल किया जाए कि जब ये इख्तलाफात होते हैं। तो इसलिए कि ऐसा होता है कभी कभार कि जिन ममालिक में ये जो जंगें हो रही हैं, वहाँ ऐसे लोग होते हैं जो इन ऐसे हस्तियों को वो मानते भी हैं एज एन अथॉरिटी। तो अगर इनकी राय लिया जाता है तो ये पॉसिबिलिटी है वो जो इख्तलाफात है वो ज्यादा जल्दी से वो हल हो सकते हैं। ये हम कोशिश करते हैं विद इन द प्रिज्म ऑफ थियो डिप्लोमेसी इसको हल करने के लिए। तो इसका एक दूसरा एक एंगल ये भी है कि लोग ये भी कहेंगे कि अक्सरियत, ये एक सियासी जंग होती है, ये पॉलिटिक्स है, रियल पॉलिटिक्स है, लोग अपने अना की जो बैटल्स होती है वगैरह वगैरह, तो इसका मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये भी एक लिहाज में एक दुरुस्त बात है। लेकिन आज की जब दुनिया देखा जाता है, आप देखें जो शाम में जो कुछ हुआ है, ये जो दाइश है, वो जो इस्तेमाल करती है नाम आपका इस्लामिक स्टेट, ये जो वेस्टर्न लोग हैं जिनको दीन इस्लाम को इतनी वाकफियत नहीं है, वाबस्तगी नहीं है, वो उनका एक गलत नुक्ता नजर पेश होता है कि इस्लाम के बारे में कि ये एक वहशत का मजहब है, दहशत का है, वगैरह वगैरह। हम कोशिश करते हैं कि ऐसी जो रहनुमाई लिया जाता है ऐसे हस्तियों को, तो वो फिर एक फर्क बताएंगे वाम नास के लिए कि ये जो पॉलिटिकल एंगल के जो कुछ हो रहा, इसका दीन इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि किसी मजहब का इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो काम, जो हरकतें जो कर रही है, गैर इंसानिय है और अगेंस्ट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। ये किसका पहला जवाब है। और ना भी वो देखें, इस्लामिक स्टेट, वेस्टर्न एनालिस्ट तो कहते हैं सो कॉल्ड इस्लामिक स्टेट, और जो हमारे उलमा मशाइख वो तो कहते हैं दाइश, इसको इस्लामिक स्टेट तो ना भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये है ही, इसका तल्लुक इस्लाम का नहीं है। ये एक वजूहात है इसको टैकल करने के लिए।